सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को दुलार, आशीष और जो साथ के हैं उन सभी को स्नेह। राब्ता फाउंडेशन द्वारा और एसटीएम के इस पटल पर आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करती हूं, जिसे हमने किया है अपने हिंदी के नाम। तो आइए, बाकी सभी बात करने से पहले आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, जो अतिथिगण जुड़े हैं, जो इस कार्यक्रम की भागीदारी में मेरे साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे और जिनकी भागीदारी आपको बहुत सारा जो है बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारा ज्ञान देने जा रही है, उन सभी का मैं पटल पर पहले स्वागत करूं और तब मैं मंच के बारे में बताऊंगी, जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। तो आइए मंच के अधिकारियों को कहें कि एक बार पटल पे सभी अधिकारियों को जोड़ दें। जो अतिथिगण हैं उन्हें जोड़ते हैं। राब्ता की टीम से, एसटीएम की टीम से गुजारिश कि जो हमारे अतिथिगण हैं उन्हें जोड़ते हैं, जिसमें विवेक कविश्वर जी हैं। मेरी आवाज अगर सुनाई दे रही हो तो कृपया पटल पर सभी अतिथियों को जोड़ दें। विवेक कविश्वर जी जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर वर्षा और महाराष्ट्र से हैं, और ऋषि जैन जी। मैं सभी अतिथिगणों का स्वागत करती हूँ और आप सभी का स्वागत करते हुए एसटीएम जो स्क्वायर टैलेंट इंडिया एक जो पंजीकृत संस्था है, उसका आभार व्यक्त करती हूँ कि इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन करके और हम सभी को उसमें भागीदारी लेने के लिए हमें मौका दिया जाता है। तो एक छोटा सा परिचय, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं, इतना ज्यादा इस पॉपुलैरिटी इसे मिल चुकी है, इतनी ज्यादा इसकी चर्चाएं होती है, फिर भी एक नियमता। जो स्क्वायर टैलेंट इंडिया पंजीकृत संस्था है, ये साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं, विभिन्न कला के क्षेत्र में भी अब नए नए रचनाकारों, नए नए कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए मंच प्रदान करता है। और इस सब के पीछे जिन्होंने अपनी जीवन का एक लक्ष्य बना के रखा हुआ है, जिन्होंने इसकी स्थापना की, वो है हमारे शिवम जी। और उनके साथ में कदम से कदम मिलाती हुई रिंकी सोनी जी भी इसमें उनका साथ निभाती हैं और बहुत अच्छे कार्यक्रम अलग अलग कलाकारों, जो वरिष्ठ कलाकार हैं, जो स्थापित कलाकार हैं, उन्हें मंच प्रदान करते हुए नए कलाकारों को सिखाने का मौका मिल जाता है, और जो नवांकुर हैं उन्हें एक मंच मिलता है ताकि वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। और इसकी फेहरिस्त में बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यक्रम हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम में काव्य मंचरी, अंतर्राष्ट्रीय मुशायरा, मैथिली और अन्य भाषा की काव्य गोष्ठियां हैं, और इतवारी, स्नेह मिलन, इस तरीके के ऑफलाइन कार्यक्रम भी किए जाते हैं। तो ये एक छोटा सा परिचय था, जिसके अन्य ऑफिसर के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। इसमें नलिनी राज जी और अजय वर्मा जी प्लानिंग ऑफिसर हैं, और हमारे बीच में विवेक कविश्वर जी हैं जो इसके संरक्षक हैं, और हम इन्हीं के छत्र छाया में इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए इनसे ज्ञान लेते हुए, इनसे सुझाव लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और एक बहुत बड़ी पीआर टीम है जो इसके आयोजन को सफल बनाने के लिए दिन रात लगी रहती है। और जी हाँ, दिन रात लगी रहती है, कई बार आपको रात में भी मिलेगा कि इनका काम चलता रहता है। तो ये 24 आवर्स काम करने वाली टीम को भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारा आयोजन को सफल बनाने में हमारी सहायता करती है। तो मेरे साथ में जो जुड़ गए हैं अभी, ऋषि जैन जी और डॉक्टर वर्षा सिंह जी और विवेक कविश्वर जी, मुझे तो इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है, क्योंकि मैं सीखने वाली हूँ, और ये सब तीन जो है ना डॉक्टर हैं इस भाषा के, जो सिखाने वाले हैं आज के। और हमें एक गौरव भी महसूस हो रहा है, गौरवान्वित भी हो रहे हैं कि हिंदी भाषा के बारे में चर्चा करने के लिए हमें ये समय और ये मंच मिला है। तो भाषण में विवेक कविश्वर सर से इजाजत लेते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी। जरूर जरूर, हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी जी सर।
एक मैंने कभी एक श्लोक पढ़ा था, उस श्लोक से मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी कि मातृभाषां परित्यज्य येन भाषाम उपासते तत्र यान्ति हिते यत् सूर्यो न भासते। अर्थ ये है कि अपनी मातृभाषा के त्याग कर अन्य भाषा को की जो उपासना करे वह घोर अंधकार के गर्त में पहुंच जाते हैं। मेरे उच्चारण में कोई अगर त्रुटि रही हो तो मैं उसकी क्षमा चाहती हूँ, लेकिन अर्थ यही है। तो आज जो हम सब जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मातृभाषा हिंदी के बारे में एक चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। हर्ष का विषय तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हर्ष के साथ में थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं एक दुख भी जुड़ा हुआ है कि हमें अपनी मातृभाषा के लिए परिचर्चा करनी पड़ रही है, उसकी चर्चा करनी पड़ रही है, यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ रही है कि हम उसके बारे में लोगों को ज्ञान दें। तो मैं अपना जो आज जो है मैं प्रश्न रखने जा रही हूँ आप सभी से, और जैसे मैंने कहा था आप सभी डॉक्टर हैं इस भाषा के, तो आप सभी से इस बारे में जानकारी चाहूंगी और यही प्रश्नोत्तर का सिलसिला चलाते हुए हम आज की परिचर्चा की रूपरेखा रखेंगे। तो मैं सबसे पहले इसमें विवेक कविश्वर सर जी से शुरुआत करूंगी। हालांकि आप तीनों का जो है वो परिचय छोटा छोटा सा देना था, लेकिन मैं विवेक कविश्वर सर के बारे में सिर्फ इतना ही कि इनकी ही छत्रछाया में हम सारा कर रहे हैं। तो सोचिए जो राबता ने जितनी मुकाम हासिल की है तो उसका संरक्षक की मुकाम कितना ऊंचा होगा। तो वही है विवेक सर का। बहुत सारी विधाओं के धनी हैं, चाहे वो स्टेज का हो चाहे वो साहित्य हो, और गाना भी गुनगुनाते हैं तो बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं और माधुर्य मिला हुआ रहता है। तो मैं उनके बारे में कुछ वो मुझे लगेगा कि सूरज को दिया दिखा रहे हैं। तो मैं सर से कहूंगी कि सर संक्षिप्त में कुछ ऐसी बात जो लोगों को ना पता हो वो अपने बारे में, और जो साहित्य के प्रति आपका प्रेम है उसके बारे में भी बताएं, तब मैं अपना प्रश्न करूंगी आपसे। कुछ विशेष नहीं, काफी समय से लिख रहा हूँ। करीबन 8 एकल पुस्तकें और 15 के करीब साझा पुस्तकें हैं। रंगमंच करता हूँ करीबन 30-40 साल से। वॉइस ओवर भी करता हूँ। यही है सब कुछ। तो मैंने पहले ही कहा था कि इतने सारे विधाओं के धनी हैं। तो मैं एक बार सर सभी का छोटा छोटा परिचय ले लेती हूँ, फिर प्रश्न रखना शुरू करूँ। बिल्कुल। और सर जब आज जब मुझे चर्चा के लिए जो परिचय का थोड़ा बहुत जो मुझे बताया गया, उसमें मुझे एक पुस्तक प्राप्त हुई, वो थी ऋषि जैन सर की। मैंने पुस्तक इसलिए कहा है कि वो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी थी कि अगर मैं आज वो पढ़ना शुरू करूंगी इनकी उपलब्धियां, तो मुझे पूरा कार्यक्रम इनके बारे में ही बताना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल संक्षिप्त में फिर से इसीलिए ऋषि जैन सर के पास में ही जा रही हूँ कि सर आप अपनी उन उपलब्धियों को हाईलाइट यहाँ पे कर दें जो लोगों तक पहुंच जाए और जो उनसे आपसे प्रेरित हो। तो बस उतना, क्योंकि आपके परिचय को पढ़ने के लिए मैं सच में कह रही हूँ बहुत बहुत सारी उपलब्धियां हैं इनकी, और साहित्यिक क्षेत्र में भी, और जो अपना ये जो मंच इन्होंने मंच से जो इनको सम्मान मिले हैं उसकी एक फेयर लिस्ट बहुत बड़ी है। तो एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय ऋषि सर जी आपका, जो साहित्यिक सफर है आपका, उसके बारे में। न रंग मेरे, न रेखाएं मेरी, न शब्द मेरे, न कविताएं मेरी, मैं उनका शिशु अबोध बस उन संग खेला करता हूँ। मुझे नहीं मालूम मैं जो लिखता हूँ वो कविताएं हैं, जो बनाता हूँ वो चित्र हैं या फिर क्या है। बस मन में विचार आते हैं, व्यक्त कर देता हूँ। अक्सर ये इसलिए यह भी होता है कि कभी कभी लगातार कविताएं लिखती हैं और कभी कभी बहुत लंबा गैप हो जाता है जब केवल चित्र ही चित्र बनते हैं। तो मूल रूप से जो हमारे प्रारंभिक दौर में जैसे गुफा चित्र बनाए जा रहे थे, वैसी ही स्थिति मेरी है। बचपन में चित्र बनाने
एक शौक ही था, कब बनाते बनाते उनमें रंग भरने लगे, कब वो एक आकार लेने लगे, कब वो एक अर्थपूर्ण होते गए, मुझे भी नहीं पता। हाँ, ये चीज जरूर थी कि मुझे अच्छे लगते थे और आज भी मेरे साथ हैं। वैसे ही कुछ कविताओं का था, पापा भी लिखते थे, तो पढ़ी तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उतरी है मुझ में। मैं पेशे से मूलतः एक कला शिक्षक हूँ और मेरी भी रंगमंच में काफी रुचि रही। मेरा छोटा भाई भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक है, स्नातकोत्तर की वहां पर डिप्लोमा किया, पीजी डिप्लोमा हुआ। मैंने भी खैरागढ़ विश्वविद्यालय में डॉक्टर योगेन चौबे जी के साथ रंगमंच किया, कालिदास समारोह में भी प्रतिभागिता की, दिल्ली में भूमिकेश्वर सेन जी के साथ काम किया, सत्यव्रत राव जी के साथ काम किया। हाँ, समय अभाव के कारण मंच पर तो नहीं रहा, मंच के पार्श्व रंगमंच ज्यादा रहा, बैक स्टेज का काम किया और अभी भी रंगमंच से जुड़ा रहता हूँ किसी न किसी रूप में। तो यात्रा साहित्य की मूल रूप से रंगमंच ने मुझे ज्यादा जोड़ा। इसके अलावा क्वाइन कलेक्शन है, आपका आर्कियोलॉजी, पुरातत्व वगैरह से संबंधित चीजें हैं, तो तमाम चीजें सिखाती गई और वही सब लिखता गया। और बाकी सब चीजें तो ये है कि करते जाओ तो उपलब्धियां तो एक प्रोत्साहन है, मिलती हैं, वो सब आप लोगों का सभी का प्रेम होता है। और सब असली उपलब्धि तो ये होती है कि आप सबका जो स्नेह मिला वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल बिल्कुल और सर। अब आपने तो लोगों से श्रोताओं को बता दूं कि ये आर्ट का, जैसे उन्होंने बताया कि मैं कला का शिक्षक हूं, तो इनकी वो जो गुफा वाली बात उन्होंने बताई, वो गुफा कितनी गहरी है वो आप जब इनकी जो चर्चा सुनेंगे और जो इनके बारे में जानेंगे तो आपको पता चल जाएगी उस गुफा की गहराई, जिसमें इन्होंने चित्र बनाने सीखे, उकेरने शुरू किए थे, और जिससे कहीं ना कहीं साहित्यिक सफर भी जुड़ गया। तो कब शब्द का चित्रण शुरू हुआ, जैसा ऋषि सर ने बताया कि चित्र बनाना शुरू किया और शब्द का चित्रण उसके साथ साथ ही शुरू हो गया, तो साहित्यिक क्षेत्र में इन्होंने शुरुआत की और रंगमंच से शुरुआत की, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है और इससे कहीं भी कम नहीं है। जो हमारी तीसरी जो अतिथि जुड़ी हुई है हमारे साथ में, पीएचडी भी है, एमफिल भी है, बीएड भी है, तो मैं उन्हीं के मुख से सुनना चाहूंगी कि और क्या क्या छुपा हुआ है उनके साहित्यिक सफरनामा में। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। एक्चुअली मैं एक विज्ञान की छात्रा रही हूँ, लेकिन हिंदी अपनी माँ की भाषा है, मेरी मिट्टी की भाषा है, मातृभाषा है, तो उसको सीखने के लिए या उसका औपचारिक ज्ञान लेने के लिए मुझे लगा कि मुझे किसी विद्यालय की जाने की जरूरत नहीं है, तो ये अपने आप ही पौधा पनप जाता है। और मेरा मानना यह है, मेरी उपलब्धियां क्या हैं, मुझे लगता है कि इस पटल पर वो आज ज्यादा मायने नहीं रखती। हम हिंदी की परिचर्चा के लिए जुड़े हैं, बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम आने वाली पीढ़ी में, मेरे बच्चे हों या और जो यंग जनरेशन है, वो इंग्लिश में बात करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब वो हिंदी में बात करती है, हमें उस हिंदी में शर्म आती है उनको बात करते, उससे हमें आपत्ति है। तो मैं अपनी कविताओं को, अपने हिंदी साहित्य को, जो दिनकर जी हैं, महादेवी वर्मा है, जो हमारे लिए विरासत छोड़ के गए हैं, दोहों की और चौपाइयों की, जिनको हम मानते कि भक्ति रस में ही इनको लिखा जाता है, तो मेरी कोशिश सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में इतनी है कि दोहों को मैं ऐसा बनाऊं कि लोग ये कहते हैं लीजिए एक शेर सुनिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग ऐसा कहें लीजिए एक दोहा सुनिए, लीजिए एक चौपाई सुनिए। वो केवल ना तुलसी की बन के रहे, ना वो केवल भक्ति रस की बन के रहे, वो हास्य में भी जाए, वो हर विधा में जाए। तो मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि हिंदी को सरल बनाएं और बच्चे बच्चे तक पहुंचाएं। और अर्चना जी, एक चीज और बताना चाहूँ, मैं मुंबई में रही हूँ जहां पर सब इंग्लिश बोलते हैं। जब मैं कमेटी में जुड़ी हूँ जहां पे सब लोग इंग्लिश में बात करते थे, मैं व्हाट्सएप पे हिंदी में कमेंट करती थी, हिंदी में रिप्लाई करती थी और सबको प्रोत्साहित करती, मुझे हिंदी में जवाब दो। तो मेरी सिर्फ यही मेरा परिचय है, यही मेरी उपलब्धि है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और मैं इसीलिए सभी से परिचय के लिए बोला कि आप अपने साहित्यिक से जोड़ के अपना परिचय, जो भी जान अपने बारे में कहना चाहते हैं, वो आप रख सके। बिल्कुल सही आपने कहा कि आज की हमारे परिचर्चा है, तो आइए शुरू करें उस बात को लेकर। और मैं परिचर्चा शुरू करने से पहले, प्रश्न रखने से पहले, माँ हिंदी की जो बेटी महादेवी वर्मा है, उनकी कुछ पंक्तियों के साथ में उनको याद करते हुए
और विवेक सर के पास मैं आऊंगी अपना प्रश्न लेके। तो कुछ पंक्तियां उनकी जो हैं कि हिंदी से है पहचान हमारी, ये भाषा भारत की सजीव धरोहर, संस्कृति का आधार बने ये, इसमें छिपे भाव अमूल्य हैं सुंदर, अपनी मातृभूमि का सम्मान, इसकी लिपि इसका विज्ञान, और हर शब्द में है जोश उमंग, हिंदी से बढ़ेगा राष्ट्र का रंग, हिंदी से बढ़ेगा राष्ट्र का रंग। जब हम ये जानते हैं विवेक सर कि हिंदी से ही राष्ट्र का जो है मान बढ़ने वाला है, तो ऐसा क्या है कि हम हिंदी भाषा को राष्ट्र भाषा के दर्जे पर नहीं ला पा रहे हैं? ऐसी क्या रुकावट है? उस पे आप एक बार प्रकाश डालें, उस बिंदु पे एक बार हम चर्चा करें कि क्या चीजें हैं जो उसको रोक रही हैं। जी, भारत एक विभिन्नताओं का देश है और लगभग आधे से ज्यादा जनता हिंदी नहीं जानती, ना हिंदी लिख पाते हैं, ना हिंदी समझ पाते हैं। तो मुख्यतः दक्षिण के राज्य, दक्षिण पूर्व, उत्तर के राज्य, हिंदी भले ही जनमानस की भाषा हो, लेकिन एक विविधताओं के देश में, इतने बड़े देश में एक इकलौती एक भाषा पूरी राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित की जाए, ये बहुत कठिन है। ये तब भी हुआ था जब ब्रिटिशर्स के टाइम में फारसी से हटाकर अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाया गया था, तब भी बहुत विरोध हुआ था, लेकिन उस समय की परिस्थिति अलग थी। और अब परिस्थिति ये है कि हमारे दक्षिण के राज्यों को अंग्रेजी स्वीकार है, हिंदी नहीं। और हिंदी इतनी गूढ़ और इतनी विशाल भाषा है कि कहते हैं हर 4 कोस पर हिंदी का स्वरूप बदलता जाता है। इतने बड़े देश में एक ही भाषा, एक ही संपर्क भाषा, एक ही व्यवहार की भाषा रखना कठिन है, इसलिए हिंदी को राजभाषा के रूप में लिया गया। सारे सरकारी काम जरूर राजभाषा में होते हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा इसे हम आज तक नहीं बना सके। मुहिम चालू है इसे राष्ट्रभाषा बनाया जाए, लेकिन देखें कब सफलता मिलती है। बिल्कुल। तो ये हमारे सामने में विवेक सर ने एक सच्चाई रखी है, एक फैक्ट रखा है, जिसके कारण जो है हमारी हिंदी भाषा जो है उसको हम राष्ट्रीय भाषा के स्तर पर नहीं ले जा पा रहे हैं, उसका है तो उसी में प्रयत्नशील है। उसी के कारण हम ये परिचर्चा भी रख रहे हैं ताकि हम और जान सकें हिंदी के बारे में, और जो कठिनाई है उसके सामने में वो भी चुनौतियां भी हम रखें। तो मेरा दूसरा प्रश्न मैं लेकर आ रही हूँ ऋषि सर आपके पास में कि जनतांत्रिक आधार पर हिंदी विश्व में तीसरी ऐसी भाषा है जो सबसे ज्यादा समझी और बोली जाती है। उसके बावजूद भी हम अपने देश में, जैसे अभी हमने एक प्रश्न लिया कि राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कर पा रहे हैं, तो शैक्षणिक स्तर पर इसके लिए क्या ऐसा किया जाए जिससे हम इसके महत्व को बढ़ा सके? तो पहले तो आप ये बताइए कि क्या है शिक्षा प्रणाली में हिंदी का महत्व और उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है? पहले आज की स्थिति बताएं आप अगर। आज हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो मॉरिशस है, फिजी है, कई कंट्रीज ऐसी हैं। आपका जर्मनी में भी हम हिंदी की भी मातृ भाषा को देखें, संस्कृत को देखें, उसके लिए कई विश्वविद्यालयों में पर्याप्त तरीके से उसका विस्तार हो रहा है, उसको स्वीकृति मिल रही है। लेकिन हमारे ही देश में हम जो हीनता की भावना लिए हुए हैं अपनी स्थानीय भाषाओं के लिए या हिंदी के लिए, दोनों ही स्तर पर हम उसको हीनता की दृष्टि से देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है। आप प्रशासनिक तौर पर भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं भाषाई जटिलता आती है या फिर एक जटिल अनुवाद उसके विस्तार को रोकता है। स्कूल, यदि हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के स्तर पर चाहे हमारा सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड्स हो, तो सभी का सीधा निर्देश होता है कि आप बच्चे को उनकी खासकर के प्राइमरी लेवल पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा दीजिए। आप बाइलिंगुअल इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी कि आप दो भाषाओं का प्रयोग करिए, बच्चे का समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कोई भी चीज आप
जिसको अपनी मदर टंग में समझ सकते हैं, अपनी मातृभाषा में समझ सकते हैं, वो अन्य किसी भाषा में समझना दुष्कर कार्य हो जाता है और समझ में ये अवरोध पैदा करता है। और यदि हम कहें तो पॉलिसियां तो बनी हुई हैं, नीतियां बनी हुई हैं, कहीं ना कहीं उनके क्रियान्वयन में और एक भाषा को श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में हम दूसरी भाषा को निम्न स्तर पर स्थापित कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी चीज है। और बचपन में ही यदि आपने इंग्लिश को स्थापित करने के लिए हिंदी को ये कहीं नहीं जाता कि आप इंग्लिश बोलिए, ठीक है, इंग्लिश बोलिए, अच्छी बात है, लेकिन उसकी जगह ये कहा जाता है हिंदी नहीं बोलना है। तो कहीं ना कहीं हम नकारात्मक प्रचार में उलझे हुए हैं। एजुकेशन लेवल बच्चे पेरेंट्स हिंदी बोलते हैं, यहाँ तक कि बघेली, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। वो भी घर में भी चाहते हैं बच्चा इंग्लिश बोले, यहाँ पर कोई भी इंग्लिश बोलने वाला नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें घर से शुरुआत करना पड़ेगी कि हम उसके अंदर गौरव की भावना जागृत कर पाए। तो स्कूलों में भी है, और वो विषय कम से कम पूरी तरह से हो। मैं भी जिस स्कूल में पढ़ रहा हूँ तो वहां पर हिंदी का अध्यापक को अध्यापक या अध्यापिका ही बोलते हैं। गाइडलाइन भी रहती है कि आप कम से कम उस विषय को पूरी तरह शुद्ध हिंदी में प्रयोग करिए, आप शुद्धता के साथ भाषा बोलिए, भाषाओं की मिलावट मत करिए। जहाँ जिस दिन ये लगी तो नींव तो वहीं से स्कूली शिक्षा से ही प्रारंभ हो रही है, विद्यालयीन शिक्षा ही स्कूली रही। तो नीतियां सब बनी हुई हैं, बस उनके क्रियान्वयन न होने के कारण ये समस्याएं आती हैं। और कुछ सामाजिक तौर पर भी यही समस्याएं हैं। आपने कहा नीतियां बनी हुई हैं, उसको क्रियान्वित नहीं किया गया। और आपने 3 बातों को जोड़ा है कि वैश्विक स्तर पर तो है, उसका कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, लेकिन हम अपने घर में शैक्षणिक स्तर पर नहीं कर रहे हैं। तो आपने उसके साथ में ये कारण जोड़ा क्योंकि घर में नहीं किया जा रहा है। मैं इन 3 प्रश्नों को लेकर एक बार फिर से वर्षा जी आपके पास मैं आ रही हूँ। मैं अलग अलग इस प्रश्न को रख रही हूँ आपके सामने में, ताकि आप उसका उत्तर दे सकें, क्योंकि आप इस क्षेत्र में बिल्कुल आपका जज्बा दिखा है कि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहला था कि वैश्विक स्तर पर जो ये विकसित हो रहा है, जिसका एक आंकड़ा हम देखते हैं और सुनते हैं कि 132 देश ऐसे हैं जो भारतीय मूल के लोग हैं, उसमें 2 करोड़ लोग हैं वहां पे जो कि हिंदी में अपने कार्य का काम करते हैं, 132 देशों में। और 18 करोड़ लोगों की मातृभाषा है और 30 करोड़ की दूसरी भाषा जो है वो हिंदी है। इतना सब होते हुए भी हम अपने उसमें कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर आया था, उसी से हमने शुरुआत की। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि वैश्विक स्तर पर किस प्रकार आप विकसित होते हुए देख रहे हैं? क्या ये आंकड़े जो मैंने रखे हैं ये वैसे सिर्फ कहने के लिए, या कुछ ऐसा हो रहा है आपके हिसाब से? और शिक्षा प्रणाली में हिंदी के महत्व को बढ़ाया कैसे जा सकता है? क्या सिर्फ घर से कर देने से ऐसा हो जाएगा, अब जैसा ऋषि जी ने कहा, या आप कुछ उसके ऊपर और बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल अर्चना जी, जैसे कि आपने वैश्विक स्तर की बात की है, निश्चित तौर पर हिंदी को वहां पर बढ़ाने का कार्य हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है, जो सबसे ज्यादा समस्या आती है, वो हमारे भारत में ही होती है। देखिएगा, जब हम अपने घर की बेटी का या माँ का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरी जगह उसको सम्मान दिलाना थोड़ा दुष्कर कार्य हो जाता है। तो सबसे पहले मुझे अपने घर में जगह देनी पड़ेगी। मैं अभी दक्षिण प्रांत की ओर जाती ही नहीं हूँ, चलिएगा हम उत्तर भारत में ही रहते हैं थोड़ी देर के लिए। आप यहाँ पर ऐसे कितने परिवार हैं जिनको फक्र नहीं होता है कि उनका बच्चा इंग्लिश में बात करता है और इंग्लिश में बोलता है। वो चाहते ही नहीं है कि उनका बच्चा हिंदी मीडियम में जाए। एक प्राइमरी का अध्यापक भी जो कि हिंदी मीडियम में पढ़ाता है, उसके बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। उसमें माँ बाप की गलती नहीं है, गलती है हमारी व्यवस्था की, क्योंकि हमने हर चीज को इंग्लिश से तोलना शुरू कर दिया है। नौकरी कब मिलेगी? जब मैं इंग्लिश बोलती हूँ। प्राइवेट नौकरी मुझे कब मिलेगी? जब मैं इंग्लिश में अच्छा इंटरव्यू दूंगी। ग्रूमिंग का मतलब क्या है? जब मैं इंग्लिश बोलती हूँ और बिल्कुल मॉडर्न तरीके से अमेरिकन स्टाइल में बात करती हूँ, तो ये समझिएगा कि मैं बहुत बड़ी इस समय ज्ञानवान हो चुकी हूँ, भले ही मुझे किसी चीज का ज्ञान ना हो। आजकल एक्चुअली क्या मुझे ऐसा लगता है, इंग्लिश बोल अगर कोई रहा है वो अपनी बुद्धि कुंद कर रहा है। मैं आपको 50 ऐसे लोग बता दूंगी जो इंग्लिश बोलना जानते हैं लेकिन देश के प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति का नाम नहीं बता सकते हैं। तो इंग्लिश को क्यों पर्याय हमने मान लिया कि ये ज्ञान का पर्याय है, और हिंदी जिसे सारे शास्त्रों का ज्ञान है
उपनिषद का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, वो फिर भी उसको हम ज्ञानवान नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो हिंदी, शुद्ध हिंदी बात कर रहा है। तो सबसे पहले अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी और अपनी व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त करना पड़ेगा। कैसे? अगर मैं हिंदी में बात कर रही हूँ स्कूल में, अगर मेरी प्रिंसिपल जो मेरी प्रधानाचार्य है वो इंग्लिश में संबोधन कर रही है, हमारे लोगों की जब सुबह प्रार्थना होती है वो हिंदी से शुरुआत हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा भी इस हीन भावना से ग्रस्त होगा। तो हमें पहले व्यवस्था बदलनी है, परिवार अपने आप बदल जाएगा। हर समय जो हमारा केंद्र होता है वो हमारी व्यवस्था होती है। हमारे स्कूल में काम नहीं होते, हमारे कार्यालय में काम नहीं होते। कार्यालय में एक छोटा सा एग्जांपल दी, किसी पे साइकोलॉजी इंपैक्ट डालने का क्या मतलब? आप हिंदी में कितना डांट लीजिए, उस पर असर नहीं पड़ेगा। इंग्लिश में आप इंग्लिश में केवल 2 शब्द बोल दीजिए, वो आपका काम तुरंत कर देगा। तो ये हमारा व्यवस्था का खोट है, व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। उत्तर भारत से शुरू करनी पड़ेगी, दक्षिण भारत में तो हम दूसरी पार जाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य हिंदी को बढ़ाना है, दक्षिण भाषाओं को पीछे खींचना नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही, मेरा जो एक सबसे बड़ा दर्द है, मेरा दर्द सिर्फ ये है, आप दक्षिण भाषा को आगे ले आओ, आप असम की भाषा को आगे लेके आओ। अंग्रेजी क्यों यहाँ पर राज कर रही है? मुझे उस भाषा से सबसे ज्यादा दुख है। मेरा कष्ट ही ये है कि अंग्रेजी भाषा क्यों, जो ना हमारे यहाँ की है, ना दक्षिण की है, ना उत्तर की है, ना पश्चिम की, कहीं की नहीं है, फिर वो क्यों है यहाँ पर? उसको भगाओ। बिल्कुल सही आपके आक्रोश। और मतलब मैं तो तालियों से आपकी वो शब्दों को सम्मान देना चाहती हूँ कि आपने ये बात, जो आपका जज्बा जो दिख रहा है हिंदी के लिए, शायद ये जज्बा चाहिए जिससे हम उसको जरूर वो मुकाम दिला पाएंगे जिस मुकाम के लिए हम चाहते हैं, लेकिन शायद कर नहीं पा रहे हैं। ये जज्बा चाहिए उस चीज के लिए। आपके जज्बे को नमन। और बिल्कुल सही बात का, मैं 2 बातें आपकी निचोड़ मान के लेके चल रही हूँ कि एक तो ये हम रखना कि ये कारण है। हमने चुनौतियां सामने में देख ली कि दक्षिण भारतीय जो है वो इस चीज को अपनाने में शायद अभी सकुचा रहे हो, दूरी है उनसे। लेकिन क्या हम उत्तर भारतीय लोगों में, जहां ये हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, क्या वहां हिंदी को वो सम्मान मिल रहा है? क्या वहां उतना है कि हम ये कह सके कि चलो अब हमें दक्षिण में काम करना है? तो एक तो बात आपने ये कही, और दूसरा जो आपने कहा, जिस बात को मैं लाना चाह रही थी उस उत्तर में, कि जब हम ये बात कहते हैं ना कि हमारे बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो जब आप अपने बच्चों के सामने में इस तरीके की जो वाक्य हैं वो रखा जाता है, इस तरीके का वक्तव्य रखा जाता है कि अंग्रेजी भाषा नहीं, भारत में अंग्रेज मीन्स इंग्लिश इज नॉट लैंग्वेज, स्टेटमेंट था कि भाषा जो है वो अंग्रेजी भाषा के रूप में नहीं, एक योग्यता के रूप में रखा जाता है। जैसा कि मुझे आवाज बीच में से आ रही है, अगर शायद ऋषि सर की है। सर आपका फेस स्टिल है और आवाज पीछे से आ रही है, तो आप, अगर मैं बोल रही हूँ तो कोई भी बोल रहा हो तो एक बार हाथ खड़ा कर लें ताकि हम आपको मौका दे सके, नहीं तो डिस्टर्बेंस लगेगी। तो मैंने जैसा अभी मैं बात कर रही थी, मैं आपकी वो 2 बातों को एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि हमें सिर्फ ये बार बार कहना कि दक्षिण भारतीय लोग जो हैं वो नहीं बोल रहे हैं, इसलिए राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है। इसकी बजाय हम ये माने कि पहले उत्तर भाषा में सशक्त कर लीजिए, उत्तर भारतीय लोगों के बीच में जो है वो उसको सशक्त करें, हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी को वो दर्जा दे दीजिए ताकि दक्षिण भारतीय भी प्रेरित हो जाए। और दूसरी बात ये कि उद्देश्य दीजिए ना, आप उद्देश्य नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे को ये नहीं बता रहे हैं कि हिंदी बोलने से तुम्हें ये सम्मान मिलेगा। मैं, आपने जो बताया, मैं उसका एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि स्वतंत्रता दिवस की बात थी या किसी ऐसे ही राष्ट्रीय त्योहार की बात थी, और हमारे ही प्रांगण में, हमारे जो कॉलोनी है उसी में ही एक जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया, और एक हिंदी के प्रोफेसर अपने बच्चे को ये ज्यादा जोर डाल रहे थे कि जाओ और मंच के ऊपर हिंदी में इंग्लिश में ये पंक्तियां बोलकर आओ। वो बच्चा नहीं बोल पा रहा था, वो खुद प्रोफेसर हैं हिंदी के, और मुझे एक बार उनके सामने में तो मुझे लगा कि कम से कम राष्ट्रीय त्योहार वाले दिन तो बच्चे को हिंदी ही बोलने देते। वो बच्चा हिंदी में अच्छे से बोल लेता अपनी बात को, लेकिन उसको इंग्लिश में ही बोलने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। तो ये जो हम बच्चों के सामने में उद्देश्य रखते हैं ना, वो गलत है शायद।
वो इसीलिए वो प्रेरित नहीं हो पाते। पर हाँ, तो विवेक सर मैं आपके पास में ही आ रही हूँ। ये सब हमने जो तथ्य तो इकट्ठे कर लिए हैं, तो मेरा अगला प्रश्न आपसे ही है। आपका अनुभव और आप कैसे नौजवानों को या बच्चों को ये कर सकते हो। तो प्रश्न यही है कि युवा पीढ़ी में हिंदी के प्रति रुचि को कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, युवा पीढ़ी बचपन से बड़ी होके युवा बनती है, और बचपन से उसे ये सिखाया जाता है कि ये नोज है, ये ईयर है, ये टंग है, और उसे 4-4 बार पूछा जाता है वेयर इज योर टंग। चाहे बाकी बातें उससे हिंदी में की जाए, लेकिन ये उसे अंग्रेजी में बताया जाता है। मानसिकता ऐसी बनती है कि जो भी इस प्रवाह के विरुद्ध चलना चाहे उसे रोका जाता है। मैं अपना ही एक उदाहरण देता हूं। 1977 की बात है, काफी पुरानी बात है। मैंने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की और उसी से मैं रिटायर हुआ अल्टीमेटली। उसका पहला दिन था मेरा। ज्वाइनिंग फॉर्म पे मैंने दस्तखत हिंदी में किए, क्योंकि मैं हिंदी में ही साइन करता हूं शुरू से। तो वहां जो कंसर्न मैनेजर थे, उन्होंने पूछा ये क्या लिखा है आपने। मैंने कहा हिंदी में मेरा नाम है ये। कहते यू आर नॉट अलाउड टू साइन इन हिंदी। मैंने कहा क्यों सर, मैं हिंदी में क्यों साइन नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते। ये बात पहुंची ऊपर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तक। 3 दिन तक मेरा अपॉइंटमेंट लटका रहा, और अल्टीमेटली हेड ऑफिस से ये आया कि इस हिंदी में साइन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक जस्ट उत्सुकता से देखा कितने लोग हिंदी में साइन कर रहे हैं। पूरी ब्रांच में मैं अकेला था हिंदी में साइन करने वाला। कारण क्या है इसका? हमें शुरू से एक ऐसा एक ज्ञान दिया जाता है, इस तरह की भावना दी जाती है कि जब तक इंग्लिश में हम काम नहीं करेंगे, कोई हमें किसी भी तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। थोड़ी गलती हमारा भी है। हम या तो हिंदी शुद्ध बोलते हैं, इतनी शुद्ध बोलते हैं जो किसी को समझ नहीं आती। जैसे उत्तर प्रदेश में सरकारी फॉर्म्स देखिए आप, अधोलिखित, निम्नलिखित, संख्या नंबर, सारी चीजें एक साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। एक छोटा सा फॉर्म समझने के लिए उसे वकील के पास जाना पड़ता है। या हम शुद्ध इंग्लिश बोलते हैं। एक बीच की बात भी तो हो सकती है। एक आध अंग्रेजी का शब्द आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुर्की का शब्द आ जाए, एक आध संस्कृत का शब्द आ जाए, लेकिन वो हम कहते तुम हिंदी कहां बोल रहे हो, तो गड़बड़ है, तो मिक्सचर है सारा। अगर हम अपनी भाषा को बिल्कुल इस्तेमाल करने लायक रखें, बच्चा बेशक ये ना बोले कि मेरा गृह कार्य आज समाप्त नहीं हुआ। मेरा साफ बेशक बोल दे कि आज मेरा होमवर्क नहीं पूरा हुआ। हिंदी तो बोली उसने। और अगर हम उसे कहेंगे होमवर्क नहीं, गृह कार्य बोलो, तो वो हिंदी से नफरत करने लगता है, क्योंकि चारों दिन भर वो होमवर्क ही सुनता आया है। हम दक्षिण के राज्यों पर हिंदी को थोपने का प्रयास करते हैं, बिना इस बात की उन्हें ये अनुभव दिए कि हिंदी में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है हम नहीं बढ़ सकते। ईमानदारी की बात कहूं, मैं हिंदी का बहुत बड़ा प्रेमी हूं, लेकिन मैं इस बात को भी मानता हूं कि मेरे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश आनी जरूरी है। क्योंकि किसी भी जगह उनके साक्षात्कार में, उनके इंटरव्यू में उनसे यही पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड। कोई उनसे यही नहीं पूछेगा आपकी पार्श्वभूमि के बारे में बताइए। तो ये हमारी मानसिकता गुलाम हो गई है। स्वतंत्रता के बाद करीबन 60-65 वर्ष तक जो सरकार थी, जो राजनीतिज्ञ थे, वो इंग्लिश के पक्षधर थे। बीच में एक आध प्रधानमंत्री हमारे हिंदी के आए, लेकिन वो नहीं के बराबर। पिछले 10 साल से कुछ प्रयत्न हो रहा है, लेकिन अभी लगता है मुझे 20-30 साल और लगेंगे। अभी कितने लोग हैं जो नाम अपना हिंदी में लिखते हैं, ये मुझे बताइए। क्यों नाम इंग्लिश में नजर आते हैं, क्यों अंग्रेजी में नजर आते हैं? ये हमारी मानसिकता जब तक नहीं जाएगी, तब तक बहुत मुश्किल है करना। हमारे संदर्भ ग्रंथ, रेफरेंस बुक जिन्हें कहते हैं, सभी अंग्रेजी में है। क्यों हम उन चीजों को हिंदी में और सहज समझ आने वाली हिंदी में, कोई जरूरी नहीं हमने क्रमांक नंबर 21 पर ऐसे लिखा है। अगर साधारण लिखना, सीरियल नंबर लिख दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? हिंदी अपनी भाषा लगनी चाहिए।
लेकिन वो शायद अभी तक हो नहीं पा रहा है और इसीलिए हिंदी बंद गई है अपने दायरे में। विवेक सर की बात हाँ, मैं शुद्धता वाली बात पे, वर्षा जी अगर आप शुद्धता वाली बात पे बोलना चाहती है तो मैं प्रश्न लेकर आऊंगी, और अगर कुछ और कहना चाहा शुद्धता वाली बात पे मेरा भी एक प्रश्न है, मैं जरूर रखूंगी। उससे पहले थोड़ा सा मैं एक बार ऋषि सर के पास में आ रही। ऋषि सर आवाज आ रही है आपको हमारी? जी अब जी अभी बीच में डिस्कनेक्ट हो गई। बात कर रहे थे जब हमने अभी बात की कि दक्षिण भारतीय, और उस बात का एक और निष्कर्ष हमने निकाला कि आइए पहले जो उत्तर भारतीय है जहाँ हिंदी भाषी लोग रहते हैं वहां हिंदी को सशक्त करें, पहले वहां तो उसको स्थापित करें, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरा आपसे ये एक प्रश्न है, मैं दो प्रश्नों को एक साथ में रख रही हूँ आपके साथ में, कि अन्य भाषाओं के साथ में हिंदी का सामंजस्य कैसे बना रह सकता है, पहला तो ये। दूसरा प्रश्न ये है कि हिंदी का जो डिजिटल युग में भूमिका को आप कैसे देखते हैं, इन दोनों को, मतलब मैं सामंजस्य की ही बात कर रही हूँ कि अन्य भाषाओं के साथ में और ये जो डिजिटल युग आया है उसके साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके कारण भी लोगों की भाषाओं पे असर पड़ रहा है। और तब मैं वर्षा जी आपकी शुद्धता वाले पे बात आपकी मैं जरूर सुनना चाहूंगी। तो पहले सर आप बताएं एक बार। तो मैं पहले दूसरे प्रश्न पर जाऊंगा। भाषाएं सबसे पहली चीज कम्युनिकेशन का माध्यम है। आपस में यदि संवाद स्थापित होता है वो तो भाषाएं स्वीकृत भी होने लगती हैं। जैसे गुजरात में एक आई थिंक कच्छ या जो भी मुझे पर्टिकुलर एरिया नहीं है, वहाँ कुछ अफ्रीकन समुदाय के लोग रहते हैं, किसी जमाने में आए होंगे, आज वो वहीं के होकर रह गए। वो गुजराती भी बोलते हैं, उनमें काफी लोग हिंदी भी बोलते हैं। यदि अफ्रीका का आया व्यक्ति गुजराती और हिंदी में बोल लेता है, हमारे नेपाल में, फिजी में तो आपका टोटल हिंदी चल रही है, या विदेशों में लोग शुद्ध संस्कृत और हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, तो हमारे अपने देश के क्यों नहीं, जहां दिन रात उनके आज जो डिजिटल युग की बात आई, आज रील्स के माध्यम से, सीरियल्स के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, रंगमंच के माध्यम से इनका की जो अंतर संवाद है वो बने हुए हैं। रही भाषाओं की बात, तो हम विरोध की जगह सहयोग और एक दूसरे के समावेश को यदि बढ़ावा दें तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आज हम तमिलनाडु जाते हैं तो विशेष तौर पर टूरिस्ट प्लेसों पर जाते हैं तो दक्षिण भारतीय व्यक्ति भी काम चलाओ हिंदी जानता है, क्योंकि खास करके हम कहें तो व्यापारी वर्ग, क्योंकि व्यापारी वर्ग को उससे एक लाभ होता है। हम भाषाओं के उस लाभ से जब तक परिचित नहीं कराएंगे हम कुछ नहीं सीखना चाहेंगे। हमें इंग्लिश से लाभ महसूस हो रहा है, इसलिए हम हजारों खर्च करके कोचिंग भी भेज रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पेट काट के पढ़ा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लिश हमें एक लाभ का विषय दिखता है कि कहीं भी नौकरी चाहिए। आप हिंदी मीडियम के शिक्षक की सैलरी देखिएगा, वही प्राइवेट स्कूल में ही आप कंपेयर करें इंग्लिश मीडियम स्कूल के शिक्षक की सैलरी देखिएगा। वही साइंस पढ़ाता है तो जहाँ 8-10 हजार मिल रहा है, वही दूसरा टीचर 50 हजार भी ले रहा है। सिर्फ भाषा का एक डिफरेंस है। तो नो डाउट हमें एक माध्यम की भाषा की जरूरत है, और इंग्लिश वो भाषा का माध्यम बनती है हमारे देश में। आप दक्षिण भारत में जाइए, उत्तर भारत में जाइए, कश्मीर में जाइए, असम जाइए, कहीं भी जाइए, तो घूम फिर के हमें एक भाषा का माध्यम चाहिए होता है, वो इंग्लिश वो भूमिका निभा रहा है। रही भाषा की बात है तो आज रंगमंच में अभी हमारे यहाँ भी नाट्य समारोह चल रहा है, और भी देखता हूँ कई बार अन्य भाषाओं के नाटक होते हैं और पूरे के पूरे नाटक समझ में आते हैं, जबकि वो दूसरी भाषाओं में। लोग फिल्में देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, कोरियन और चाइनीज पता नहीं क्या क्या, और सब समझ में आ जाती है पूरी मूवी। आप बहुत सी मूवीज ऐसे देखे कि उसमें आपको साउंड ही नहीं समझ में आता, मूवी समझ में आती है। लेकिन तो हम समझना चाहेंगे तो हर चीज का विकल्प है, हर चीज है। मुझे नहीं लगता वहां कोई समस्या है। हाँ, हमने उसके महत्व को शायद डिलीवर नहीं कर पाए हैं। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं आपने जो, हाँ, मैं डिजिटल वाले पे भी आपकी विचार जानना चाहूंगी जी। क्योंकि मैं पेंटिंग करता हूँ तो पेंटिंग भी वही है। अक्सर हम जिस चीज को हम भी नहीं समझ पा रहे हैं उसको दूसरे समझ रहे हैं उस पेंटिंग में, और वास्तव में वो चीज कहीं ना कहीं हमारे अंदर का भाव था जो हम शब्दों में नहीं कह पा रहे थे, हमने रंगों में कहा, लेकिन उन रंगों का प्रभाव दूसरे पर पड़ा। तो भाषा को इतना सरल, सुगम
और सहज बनाए कि लोगों में उतर सके। यदि हम, जैसे सर ने कहा कि एक फॉर्म भरने, हम रेलवे का ही फॉर्म भरते हैं या सिंपल सा रिजर्वेशन का पढ़ते हैं, अब आप सीखने को अधिगम बोलोगे, सीखने वाले को अधिगम करता बोलोगे, तो उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा संस्कृत का सूत्र दे दिया है, इजिकल टू MC स्क्वायर जैसा है, तो देखने में इजी है, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो बस वैसी स्थिति हम बना रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं व्यक्ति भाषा से भी भाग रहा है। चलिए, मैं आपके उत्तर का, और जो वर्षा जी बहुत देर से अपने आप को बिल्कुल अपने ऊपर नियंत्रित करके बैठी हुई है, तो उनकी बात भी मैं जानना चाहूंगी। लेकिन मैं वर्षा जी आपके सामने में ना एक अपना अनुभव भी रख रही हूँ जो इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है। मेरे जिज्ञासा थी इस बात की, क्योंकि मैं बहुत बड़ी भाषाविद नहीं हूँ, नहीं उतने कठिन शब्द नहीं आते। तो मेरा जो ये विचार था कि भाई भाषा जो मैं कहूँ वो मेरे श्रोता सुने, मैं ऐसा लिख पाऊं सिर्फ। तो जो अभी बात चल रही है लगभग वैसे ही चल रही है कि ये विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होता है भाषा। तो भाषा को इतना क्लिष्ट ना बनाया जाए कि सामने वाला समझ ही ना सके, उसे इतना ऐसा सुगम बनाया जाए कि वो आसानी से उसको ग्रहण कर सके। तो ये प्रश्न मेरा मैंने किसी एक साहित्यकार से पहले भी रखा था, और वही प्रश्न सीधा वर्षा जी के पास भी लेकर आऊंगी। उनसे मैंने जब कहा तो उन्होंने कहा, देखिए अपना अपना नजरिया होता है। मैं चाहता हूं कि मेरे जो पाठक हैं, क्योंकि वो लेखक थे, तो उन्होंने कहा मेरे पाठक जो हैं वो अपना बौद्धिक स्तर इतना बढ़ाए ताकि वो मेरी भाषा, मेरी बातों को पढ़ सके। तो मेरे से जुड़ने के लिए उनका स्तर बढ़ जाएगा। तो मैं उनके बौद्धिक स्तर को बढ़ाना चाहता हूँ। ये उनका साहित्यिक दृष्टिकोण था, जो मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे गलत भी नहीं लगा कि मैं भाषा का वो लेवल, एक स्तर जो है उसके शब्दों को मैं निचोड़, उसकी शुद्धता को मैं बनाए रखूं। वर्षा जी, अब आपके पास ये प्रश्न है कि भाषा की शुद्धता के नाम पर क्या हम भाषा को क्लिष्ट बनाए हुए हैं, या सिर्फ हमारी वो आदत कि हमें अंग्रेजी इतनी ज्यादा सुगम लगने लगी है कि उसके शब्दों को जब तक हम हिंदी में डालकर उसको इंग्लिश ना बना ले तब तक हमें हिंदी समझ में नहीं आती। कारण क्या है और आपका क्या विचार है इसके? बिल्कुल आपने सही कहा। एक्चुअली मैं इस बात को इस तरीके से कहना चाहूंगी, अगर अंग्रेजी को देखा जाए, इससे डिफिकल्ट लैंग्वेज कोई नहीं है। मतलब कि मैं समझूंगी, मैं इसके बारे में क्या बोलूं, ये एक ऐसी भाषा है आप जीवन भर भी सीखते रहोगे तो भी नहीं सीखते हो। ब्रिटिश अलग, अमेरिकन अलग, उनका एक्सेंट अलग, किसी में डी साइलेंट, किसी में एम साइलेंट, किसी में पी साइलेंट, किसी में तो सब कुछ ही साइलेंट, किसी में साइकोलॉजी में पी एस साइलेंट। मतलब कि आपको मैं क्या बताऊं, एक आम आदमी सीखते सीखते थक जाएगा। लेकिन जब हम किसी गलत चीज को या सही चीज को बार बार प्रयोग करते हैं तो मेरी घर की चीज बन जाती है। तो मैं साइकोलॉजी में बोली, मम्मी साइकोलॉजी में पीएच आएगा, साइलेंट है उसमें, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से होते हैं। मैं कभी भी हिंदी को क्लिष्ट नहीं मानती हूँ। क्लिष्ट कोई भी चीज तब होती है जब तक वो मुझे आती नहीं है। जब वो मुझे आ जाती है उसकी क्लिष्टता खत्म हो जाती है। लेकिन विवेक सर की बात का मैं यहाँ पे समर्थन इसलिए करूंगी, जब मैं एक छोटी क्लास में होती हूँ तो मुझे इंग्लिश, वो मैथ में केवल 2 और 2 4 सिखाया जाता है। कभी भी मैथ में नई चीज इन्वेंट नहीं होती, कैरी फॉरवर्ड होती है। चाहे आप उसमें फ्रैक्शन ले लो, चाहे उसमें अर्थमेटिक ले लो, चाहे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ले लो, आप उसको 6 स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू करते हो, जब तक आप एमएससी करते हो, पीएचडी करते हो, आप उसी चीज को पढ़ते रहते हो। क्या होता है उसमें, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहता है। उसमें जो चीज आज मुझे 6 में पढ़ाई गई थी, ये केवल मैथ में होता है, लैंग्वेजेस में भी होता है, लेकिन लैंग्वेज की बातों को हम स्वीकार नहीं करते। मैथ का डिफिकल्टी लेवल हम स्वीकार कर लेते कि पहले मुझे उसमें एलएमसी सिखाया जाता था, एलसीएम सिखाया जाता था मैथ में, उसमें थोड़ा सा इजी रहता था। 6 में, 7 में थोड़ा और डिफिकल्ट हुआ, 8th में और डिफिकल्ट हुआ, 9th में तो बिल्कुल ही अलग हो गया, 10th में और डिफिकल्ट हो गया। फ्रैक्शन में भी ऐसा होता था। मुझे ऐसा लगता है जब हम मैथ में ये चीज स्वीकार कर सकते हो तो हिंदी में क्यों नहीं स्वीकार कर सकते। लेकिन हमें उसको जनमानस की भाषा में ही रखना पड़ेगा। मेरी रुचि है, मैं क्लिष्टता की ओर जाऊंगी, लेकिन अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है, अगर उसको, जैसे कि अभी सर ने बताया कि जो एक हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है या कोई हिंदी में, उसको हमें इजी लैंग्वेज में रखना पड़ेगा, आसान भाषा में रखना पड़ेगा। वो मेरा एक प्रेम है कि मैं उसकी क्लिष्टता की ओर जाती हूँ या नहीं जाती हूँ। अगर आप मेरी लिखी हुई रचनाएं पढ़ेंगी अर्चना जी, आप यकीन मानिए मैं क्लिष्टता जानती नहीं, मुझे पता ही नहीं है। अगर मुझे भी क्लिष्टता की ओर जाना पड़े तो मुझे सीखना पड़ेगा, लेकिन मेरा काम चल रहा है,
हिंदी की इतनी शब्दों में मेरा काम चल रहा है, इतना मस्त काम चल रहा है। ये हिंदी की खूबसूरती है कि उसमें इतना, उसका इतना समुच्चय, उसका डिक्शनरी इतनी वाइड है, इतनी बड़ी है कि उसको जितना सीखते जाओ उसमें उतना निकलता जाएगा। अब सूर्य के आपको मैं 50 जो है पर्यायवाची शब्द दिखा सकती हूँ, किसी और भाषा में नहीं मिलेंगे। जब है हमारे पास तो भाई हम क्यों ना दिखाएं। किसी को क्लिष्ट लग रहा है, मत करो यूज आप क्लिष्ट, मत प्रयोग करो क्लिष्ट, आप आसान यूज कीजिएगा। तो मेरा मानना तो ये है, तो शुद्धता है, हिंदी बेकार है ये नहीं हम कह सकते। क्रमांक है, जब मैं दिन में 50 बार बोलूंगी ये क्रमांक पे ये लिखा हुआ है, मेरे पापा आज भी क्रमांक बोलते हैं, मेरा भैया शिशु मंदिर में पढ़ा वो आज भी गृह कार्य बोलता है, उसको देख के हम भी गृह कार्य बोलने लगे। ये तो डिपेंड करता है कि हम घर में उस चीज को कितनी बार बोलते हैं। जब एक ही हिंदी के शब्द को मैं बार बार बोलूंगी, चाहे वो कितना ही क्लिष्ट क्यों ना हो, वो मेरे घर की भाषा बन जाएगी। और ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसको दूसरे के घर में कैसे लेके जाती हूँ। वर्षा जी की बात को मैं उसका जो निचोड़ है वो लेके चल रही हूँ कि क्लिष्टता और शुद्धता इन दोनों को ना मिलाया जाए। क्लिष्टता का मतलब अगर साहित्यिक भाषा का स्तर ऊंचा करना है वो अपने अपने ज्ञान के अनुसार हो सकता है। जनमानस के लिए अगर वो शब्द कठिन है तो उसके आसान शब्द भी प्रयोग हम करें, लेकिन इसका कतई ये अर्थ नहीं है कि हम दूसरी भाषा के शब्दों को समावेश करते हुए, हालांकि हमारे हिंदी में देशज विदेशज और तत्सम तद्भव का प्रावधान है। ऐसा है कि कुछ शब्द हमने प्रयोग में लाके उसको अपना लिया है, लेकिन इतना ज्यादा भी ना करें कि कल को वो हिंदी हिंदी ही ना लगे हमें। हम कहे ऐसा लगे कि हमारी हिंदी हिंदी ही रहे, बहुत सारे भाषाओं की खिचड़ी सी बनाकर हम उस भाषा को प्रयोग ना करें, उसी आसान नहीं कहा जाएगा। जो वर्षा जी ने बताया कि अगर क्रमांक बार बार बोला जाएगा तो बच्चे के लिए वो शब्द भी उतना ही सहज हो जाएगा जितना सीरियल नंबर बोलना, क्योंकि शब्दों के अगर ध्वनि पर ध्यान दे तो लगभग उतने ही हैं दोनों में। और ऐसे ही और शब्दों का, जैसे विवेक सर ने कहा वो बिल्कुल सही है कि हम क्लिष्टता को का ध्यान रखें। एक 10वीं या एक जो निरक्षर है या जिसको ज्ञानी जो बोलचाल की भाषा बोलता है उसको साहित्यिक शब्द देकर फॉर्म ना भरवाया जाए, ऐसा कुछ रहे उसके अंदर, ऐसी भाषा का प्रयोग करे, हिंदी ही हो लेकिन वो सहज हो, जो उसके लिए आसानी से समझा जा सके। तो हमें वो क्लिष्टता और शुद्धता का जो अंतर। जी जी विवेक सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे सहमत हूँ। डॉक्टर वर्षा ने एक बहुत अच्छी बात कही। मैंने कई लोग ऐसे देखे, मैं खुद हिंदी प्रेमी हूँ, मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो हिंदी शुद्ध इसीलिए बोलते हैं कि अपना ज्ञान दिखा सके, कम्युनिकेशन के लिए नहीं। मैंने तभी कहा आपको कि शुद्धता और क्लिष्टता में अंतर है। जी जी। सो अगर आपको कविता पसंद है हिंदी की तो क्यों आप सीधे महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद पढ़ने का ही अट्टहास करते हैं? मैं उन दोनों का बहुत बड़ा भक्त हूं। क्यों नहीं हम दुष्यंत कुमार से शुरू करते? क्यों हमें जयशंकर प्रसाद का ही भाषा चाहिए? क्या हम कह सकते हैं आज मेरे आसमान में बहुत से उड़ू नजर आ रहे हैं मुझे? बहुत कठिन है ये, लेकिन क्योंकि मुझे दिखाना है मुझे हिंदी आती है तो मैं प्रिंसिपल को प्राचार्य बोलूंगा, किसी को समझ आए या ना आए, और ऐसी भाषा बोलूंगा जिससे लोग मुझे पंडित समझे, समझ बेशक उन्हें कुछ ना आए। मैं अपना एक उदाहरण देता हूं आपको। एक काफी समय हो गया मुझे लिखते हुए, काफी समय हो गया, आज से करीबन 20-22 साल पहले तक मेरी भाषा बहुत क्लिष्ट थी, क्योंकि मैंने कहा जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित था। मुझे एक छोटी सी बच्ची, अब बच्ची तो कहना मतलब बच्ची नहीं थी, वो कॉलेज की लड़की थी, वो मुझसे एक कवि सम्मेलन में मिली और उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि सर एक बात आपसे पूछनी है, आप इतना मुश्किल क्यों लिखते हैं, आपके शब्द इतने कठिन क्यों होते हैं जिसको समझने के लिए मुझे डिक्शनरी खोलनी पड़ती है। वो मेरे लिए एक बहुत टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैंने अपनी भाषा को आसान किया। क्या जरूरत है कि हम ये लिखें कि सत्य के अन्वेषण में मुझे इस जगह से उस जगह जाना पड़ा? अरे सच्चाई की खोज में भी तो लिख सकता हूं मैं, लेकिन अपना ज्ञान दिखाना है, इसीलिए हम हिंदी को बहुत लोगों से तिरस्कृत भाषा बनाते जा रहे हैं। उपरोक्त लिखने की जगह हम ऊपर लिखा हुआ लिखें, नहीं, मैं विद्वान हूं, आप कैसे मानेंगे अदरवाइज? बिल्कुल, मैं जैसा ऋषि सर ने बताया, जिसको वर्षा जी ने अपने शब्दों में कहा और विवेक जी ने अपने अनुभव के साथ में बताया है,
मैं उसको फिर से इस प्रश्न के उत्तर को जो हमने परिचर्चा में रखा है कि जो भाषा है, जो मेरी आवाज आ रही है सर? बीच में मेरे को थोड़ा सा, हाँ, जो हमारी भाषा है उसको क्लिष्ट आप बनाते हैं तो वो भाषा ही नहीं रहती ना, क्योंकि भाषा को तो काम है मेरी बात दूसरे तक पहुंचे। और अगर मैं ऐसी भाषा का प्रयोग करूं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं कि सुनने वाले को समझ में ही नहीं आए, तो मैं उस भाषा की ज्ञानी भी नहीं हुई। तो अपने ज्ञान को बताइए, लेकिन सुनने वाला आपकी बात समझ सके उस वैसी भाषा अपनाएं। और हिंदी में अभी इसको विशेष ध्यान देके करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जैसा विवेक सर ने कहा, या तो हम बहुत शुद्ध बोलते हैं जो किसी को समझ में ना आए, या फिर हम खिचड़ी भाषा बोलते हैं जो बिल्कुल ही भाषा का स्तर गिरा देता है। तो हमें वैसा नहीं करना, हमें भाषा रखनी है ताकि हम बात अपनी कह पाए, लोगों को इसको सहज अपनाने का हो पाए। और जैसा वर्षा जी ने कहा कि मैथ के फॉर्मूले की तरह पहले 1 डिजिट वाला जैसे एक अंक वाला जोड़ दिया जाता है, पहले एक अंक वाला जोड़ दीजिए, जिसको एक अंक वाला आ जाए उसे ही हाशिए वाला दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हम अगर स्तर बना सकें तो वो हमारे लिए भाषा के प्रति अपना एक कर्तव्य वहन करना ही होगा। ये हमारी जरूरत है आज की, हम ये मान सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा। अब मैं इस बात को, क्योंकि ये बात आई है कि कैसे हिंदी भाषा को हम बढ़ा सकते हैं, तो मैं ये प्रश्न लेके ऋषि सर आपके पास एक बार फिर से आ रही हूँ कि जो हिंदी की भाषा के विकास में हिंदी साहित्य के लेखकों की भूमिका क्या रही है और आज के लेखक ऐसी क्या भूमिका निभा सकते हैं, आप एक बार इस पर विचार रखें। यदि हम हिंदी के खास करके नामकरण की बात करते हैं तो लगभग 11वीं शताब्दी में जब तुर्की और फारसी लोग आए तो उन्होंने जो सिंधु नदी है उसको हिंद उच्चारण करते करते हिंद देश की भाषा को हिंदी मानी, उसको हिंदी एक नाम मिला। लेकिन तब भी कोई मानक रूप तो था नहीं। अवधी है या जो भी क्षेत्रीय बोलियां थी जो, तो उन्हीं के एक संस्कृत से जुड़े हुए जो तत्सम और तद्भव शब्दों को हमने एक मानक हिंदी में रखा, क्षेत्रीय शब्दों को का भी समावेश किया, बहुत से आगत शब्दों का भी हमने प्रयोग किया। तो हम चाहे प्रेमचंद जी को लें, महादेवी वर्मा जी को लें या निराला जी को लें, अब निराला जी की कविताएं हम देखते हैं तो वही कहते, एक और तो जब कहा राम की शक्ति पूजा और एक भाषा का एक अलग ही प्रयोग, वहीं दूसरा प्रयोग हम देखते हैं अबे सुनवे गुलाब, अबे सुनवे गुलाब। तो एक उन्होंने भी उस भाषा को नहीं नकारा जो हम नकार रहे हैं कहीं ना कहीं। आज मुझे लगता है भाषा के संवर्धन में, लोगों के बीच में साहित्य को पहुंचाने में जितना योगदान रंगमंच दे रहा है, क्योंकि किताबें लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन खास करके किताबों के कंटेंट को रंगमंच पहुंचा रहा है लोगों तक। आज गिनी चुनी फिल्में बन जाती तो वो इतनी ज्यादा तोड़ मरोड़ दी जाती है कि वो एक्चुअल में लिटरेचर बचता नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं समझता कि बहुत अंतर है, विषय वस्तु समय के साथ बदलती है, भाषा में जो समय के साथ बदली हुई भाषा है, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी बढ़ा है और बहुत से आधुनिक साहित्यकार भी शुद्ध लिख रहे हैं। और पहले के में अंग्रेजी का चलन तो हम कम कह सकते हैं, उर्दू, फारसी, शुद्ध हिंदी, क्षेत्रीय भाषाएं, तो वो समावेश मुझे लगता कि आज भी वही है, बस विषय वस्तुओं में अंतर आ रहा है, लोगों के किरदारों के जो कैरेक्टराइजेशन है उनमें परिवर्तन आ रहा है। आप जहां पर पहले ग्रामीण परिवेश और उनकी समस्याएं कृषि से जुड़ी हुई, जहां बैल आते थे, आज उस स्टोरी में ट्रैक्टर आ जाते हैं, आज उनकी स्टोरीज में, उनकी कहानी में मोबाइल आ जाते हैं। तो वो एक अंतर तो है, लेकिन सबसे बड़ी चीज यदि हम कहें तो साहित्य के स्तर में आज भी काफी अच्छा लिख रहे हैं नए नए जो लेखक हैं, यहाँ तक कि जिन्होंने कभी कलम से भी नहीं लिखा होगा, केवल फेसबुक पे ही टाइप करके लिखा है, सीधी सीधी पोस्ट की है, उसमें भी काफी अच्छे स्तर पे लोग लेखन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो डिजिटल मीडियम का उपयोग था तो कहीं ना कहीं प्रचार तो काफी हुआ है इन चीजों से, और लेखन के स्तर पे तो अच्छा है, कथा वस्तु के स्तर पर अच्छा है,
सब चीजें हैं। और हमें लगता है कि लोगों को जो रटी रटाई चीजें हैं, जैसा कि सर ने कहा था कि केवल प्रेमचंद जी नहीं है, केवल महादेवी वर्मा नहीं है या जयशंकर प्रसाद जी नहीं, हर किसी को पढ़ना, नवीनता को समझना, नवीनता का सम्मान करना, और नया हो या पुराना हो उसके गुणवत्ता को पहचानना, वो सबसे बड़ी चीज है, और वही भाषा के विकास में सबसे ज्यादा सहायक होगी। सर मैं आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि समय के देखते हुए मैं और आपकी बात को मैं निचोड़ में ये लेके चल रही हूँ कि समय समय पर साहित्यिक जो रचनाएं हुई हैं उन्होंने जो समय के साथ में बदलाव की जरूरत होती है उसका ध्यान रखा जिससे कि भाषा आगे बढ़ सके। जैसा पहले अगर उर्दू, फारसी और अरबी शब्दों का समावेश होता था, जरूरत थी उस समय में शायद उसको समझने की और उसी तरीके का रूप था हिंदी का, तो अब अगर मोबाइल जैसे शब्द नए आते गए हैं तो उसका समावेश किया जा रहा है। तो अभी भी आपने अच्छा बोला है, लेकिन मेरा एक इसमें है, शायद आप लोगों का भी ध्यान गया होगा कि आजकल बहुत लोग कुछ भी लिख रहे हैं, ऐसा भी होता है। आपने अच्छी बातें सारी बोली है, उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, वो कुछ भी कह जाते हैं कविता के नाम पर। आवश्यक है कि हम गुणवत्ता को समझे हैं, केवल नए पुराने के चक्कर में रहे तो एक अलग पक्ष आता है, और गुणवत्ता को देखेंगे तो, क्योंकि नॉवेल्स का भी एक समय रहा है और जो किस स्तर के हैं तो आज पूरी दुनिया जानती है, और आज वेब सीरीज के लिए वही आदर्श बन जाते हैं। बात रखी कि आज फेसबुक पे भी लिख लेते हैं या कुछ भी है, बिल्कुल सही है। मैं इसको एक प्रश्न के रूप में वर्षा जी के पास में जा रही हूँ क्योंकि उनकी भी उत्सुकता बढ़ रही है कि अब मेरी बारी है। तो आप बताइए वर्षा जी, आप क्या समझते हैं कि हिंदी सिनेमा, क्योंकि रंगमंच का नाम लिया था ऋषि जी ने, कि हिंदी सिनेमा और मीडिया जो है वो हिंदी भाषा के प्रचार में क्या योगदान देती रही है आपकी नजर से? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। डेफिनेटली, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो हमारी फिल्में हैं और हमारा जो मीडिया है, इन्होंने हिंदी को बढ़ाने का कार्य किया है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, और मैं इससे अक्षर से सहमत हूँ। क्योंकि अगर फिल्म में जान है तो दक्षिण का व्यक्ति भी उस हिंदी फिल्म को देखेगा, और जब देखेगा तो हिंदी को समझना उसके लिए जरूरी होगा। तो ये तो देखेगा, ये तो बिल्कुल सही बात है कि जिसने हिंदी को बढ़ाया है वो सबसे ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री है, रंगमंच है, इसमें कोई भी शक की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन एक चीज, जो क्वेश्चन आपने आपने आपसे कहते कि आपने गलत चीज नहीं की, उस बात को मैं यहाँ पर और रखना चाहूंगी। एक्चुअली क्या है, जब से नई कविता हिंदी साहित्य में आ गई है तब से हर घर का दूसरा व्यक्ति कवि बन गया है। यहाँ पर साहित्यकार की और एक कवि की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है। मैं कवि नहीं हूं, मेरे फेसबुक पे और यूट्यूब पर फॉलोअर्स नहीं, क्योंकि मैं चौपाई में और छंद में लिखती हूँ ना, तो ये थोड़ा सा शायद लोग अच्छा नहीं समझते हैं। प्रभात प्रकाशन है, वाणी प्रकाशन है, मेरी पुस्तक नहीं छापेगा क्योंकि मैं दोहे लिखती हूँ, मैं छंद लिखती हूँ। मना कर देते हैं मुझे, मैडम हम ना छंदबद्ध नहीं लिखते हैं। अगर आपके पास नई कविता हो तो थोड़ी बहुत वो भी छाप देते, वरना कहानी हम छापते हैं। छंदों को कौन पढ़ता है आजकल? तो जब हमारे प्रकाशक ही हमें पीछे खींचेंगे और हमारी कविताएं नहीं छापेंगे जो दोहों में और उसमें छंद और चौपाई में लिखी हुई, अरे मैं तो कहती हूँ साक्षात्कार करा लो ना। अगर मेरे दोहे गलत है तो मत छापो आप, लेकिन दोहे हैं इसलिए नहीं छापोगे, ये चीज गलत है। छंद है आप नहीं छापोगे। और मैं ये गलत नहीं कर रही हूँ, विवेक सर का भी एक्सपीरियंस रहा होगा, कोई भी बड़ा प्रकाशक छंदबद्ध रचनाएं नहीं छापना चाहता है। तो और आप देखिएगा यूट्यूब पर और फेसबुक पर, इंस्टा पर किसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं? जो अपनी दैनिक बातें कर रहे हैं। प्रेमिका आज मैंने मैगी खा ली है, मैं सपने में तुम्हारे वो सपने देख रही थी, उसमें तुमने मेरे लिए मैगी बनाई, उस वाली कविता को मैं बताती हूँ 2 मिलियन जो है उसके व्यूअर्स हो जाएंगे। और मैं छंद में एक बात कह देती हूँ कि हिंदी की तकलीफ का कैसे हो उपचार, अगर मैं इस तरीके की बात कर देती हूँ तो मुझे गालियां देंगे, क्या पढ़ रही है ये, नहीं पसंद किसी को, अच्छी चीज आज किसी को पसंद ही नहीं है। लेकिन स्क्रॉल हो जाता है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अड़ी हुई हूँ, मैं अटकी हुई हूँ, लिखूंगी तो छंद में लिखूं, किसी को पसंद आता है आए, नहीं पसंद आता है मत आओ, लेकिन मैं वो नहीं लिखूंगी जो मेरे मन को गवारा नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे सोच ये है कि मैं सोच क्या लेकर लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे फॉलोअर्स नहीं बढ़ाने हैं, मुझे इंस्टा पे नहीं बढ़ाना, मुझे हिंदी को आगे बढ़ाना है। हिंदी को बढ़ाने के लिए अगर 10 लोग भी प्रेरित हो जाते हैं मैं बहुत खुश हूँ।
बस इतना ही कहना चाहूंगी। मैं वर्षा जी से सहमत हूं, खाली एक बात जोड़ना चाहूंगा, हमें लिखने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए अपने मन की बात को शुद्ध भाषा में, स्पष्ट भाषा में दूसरे तक पहुंचाना। जब हमारा उद्देश्य हो जाता है अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना, तो हम प्रयत्न करते हैं जयशंकर प्रसाद बनने का, खुद अब जो है वो भी नहीं रह पाते। सो भाषा कम्युनिकेशन का माध्यम है, अपना ज्ञान दिखाने का नहीं। जहां तक अंग्रेजी का सवाल है, अगर आप शेक्सपियरियन इंग्लिश पढ़ेंगी, क्योंकि मैंने शेक्सपियर के नाटक किए हैं, आप नहीं समझ पाएंगी उनको। अब जो लूट भी बिल्कुल अलग है वो, बट है उस इंग्लिश को कोई नहीं बोलता, साधारण इंग्लिश बोली जाती है। तो हम क्यों साधारण हिंदी ना बोलें? जी विवेक सर, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, अब बस मुश्किल से 31 सेकंड की बात है। अगर मेरी हुई कही बात अगर बिन पढ़े बिना दिमाग लगाए आपके बात में बस जाती है, मेरा लिखना सार्थक हो जाता है। एक दोहा मेरा ऐसा, मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि आप याद करो, मैंने सिर्फ एक इतनी बात कही थी, सरल सहज ऐसे करे भगवान अपने काम, माँ धरती पर भेज कर खुद करते आराम। ये दोहा मैंने किसी को याद नहीं करा, लेकिन एक ग्रुप ऐसा था, उन्होंने कहीं मेरा ये दोहा सुना और बिना याद करे उन्हें ये याद रहा, उन्होंने अपनी संस्था में ये दोहा सुना है कि वर्षा जी का दोहा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि बिना कहे, बिना सुने, बिना याद करे अगर मेरी कोई चीज किसी को याद रह जाती है, आपका लिखना सार्थक हो जाता है। तो इतनी सरल भाषा में हमें लिखना चाहिए। लेकिन हमारी समस्या वर्षा जी ये है कि हम ये नहीं कहते यहाँ बहुत माएँ बैठी हैं, हम कहते हैं मातृशक्ति बैठी हुई है। क्यों क्लिष्ट बनाते हैं भाषा को? मातृशक्ति कहने की जगह माँ कहे ना सीधा। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी भाषा को उस स्तर तक लेके जाना चाहिए, सरलता से क्लिष्टता की ओर, कि लोग उसको इम्पोज करने की बजाय, थोपने की बजाय उसको स्वीकार करें, थोपने से हटाकर स्वीकारने की ओर ले जाए। अनजाने में कोई चीज जब अनजाने में स्वीकार होती है ना, उसका महत्व दुगना हो जाता है। जबकि मैं मार पीट के किसी को कोई सिखाती हूँ, हमें नहीं बनानी राष्ट्रभाषा, जब तक लोग उससे सहमत हो, मतलब राष्ट्रभाषा बनाने का। इसीलिए दक्षिणी राज्यों में हिंदी फिल्में देखी जाती हैं, वो हिंदी सीखने के विरुद्ध हैं वो, बट हिंदी फिल्में देखी जाती हैं क्योंकि उन्हें उसमें मजा आता है। इसको काम करने का तरीका ऐसा हो सकता है अर्चना जी, जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है आजकल भारत में, व्यापार सबसे ज्यादा हो रहा है। मेरे हस्बैंड जो है जापानीज कंपनी में काम करते हैं, उनके यहाँ 10 जापानीज ऐसे हैं जो हिंदी यहाँ पर सीख रहे हैं। यहाँ के लोग इंग्लिश में बात करते हैं, उनको हिंदी में जवाब देते हैं। तो आप ये चीज इम्पोज नहीं की गई, उनकी जरूरत है सिखाई, तो हिंदी को जरूरत बनाओ कि लोग सीखे। बिल्कुल, जो हमने पहला शुरुआत की थी प्रश्न की, और जिसमें मैंने ये उत्तर निचोड़ निकाला था कि उद्देश्य अगर मिल जाए तो काम, जो भी हमारा जो नियम बनाए, वो भी हमने वहां पे जो भी जो सरकारें हैं वो जितनी नीतियां बनाएंगी, उसको सकारात्मक रूप से हम उसका क्रियान्वयन कर सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं। और जो अभी फिर से विवेक सर ने बात रखी है, उसको एक बार फिर से, जो पहले हम निचोड़ निकाल चुके हैं, उस बात को रख चुके हैं कि भाषा की क्लिष्टता और भाषा का जो शुद्धता है, वो दोनों एक ही बात नहीं है। आप शुद्ध भाषा का प्रयोग सहज रूप में भी कर सकते हैं। आपका मकसद होना चाहिए कि आपकी कही हुई बात सुनने वाला समझ सके। अगर वो समझ रहा है तो आप भाषा ज्ञानी हैं और आप कर सकते हैं। यही हमारा जो तीसरा राउंड चला, उसमें हमने कहीं ना कहीं ये बात रखने की प्रयास किया कि मीडिया या जो रंगमंच है, ये सब भी भाषा के प्रचार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब उनकी भूमिका बड़ी है तो उनके ऊपर एक जिम्मेवारी भी ये है कि भाषा की शुद्धता का भी ध्यान रखें, भाषा का कहीं भी स्तर गिरने ना दें। ये भी उन्हीं का काम है, क्योंकि वो प्रचार कर पा रहे हैं, उनका लोगों के मनस पटल पर जो है वो ज्यादा प्रभाव छूटता है। तो उनका, वो जैसे भाषा का प्रयोग करेंगे वो प्रचलन में हो जाएगा और वो सहज हो जाएगा लोगों के लिए। तो शायद ये एक बहुत बड़ा जो है योगदान में हो सकता है हमारे जितने जो मीडिया है, जो रंगमंच है, उन सभी का, और जितने भी हमारे सामाजिक मीडिया है उसका भी ये काम हो सकता है। लेकिन गुणवत्ता का जरूर ध्यान रखें। जो हमने एक शंका बीच में रखी थी, बहुत अच्छा काम हो रहा है, सब लिख रहे हैं, लेकिन सब लिख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे, वाह। उसको भी ध्यान रखें हम।
कोई ना कोई मापदंड तो जरूर रखना चाहिए ताकि हम स्तर को अच्छा रख सके, भाव अच्छे रहेंगे, भाव का स्तर नहीं गिरेगा, शब्दों का स्तर नहीं गिरेगा उससे। तो गुणवत्ता का भी ध्यान रखें, प्रचार प्रसार बिल्कुल करें, मीडिया का प्रयोग करें। तो ये हमारी आज की परिचर्चा रही, और क्योंकि हम पूरा समय ले चुके हैं, लेकिन फिर भी एक मेरी जिज्ञासा, क्योंकि सभी साहित्यकार जुड़े हुए हैं, तो अब एक छोटी से छोटी रचना हिंदी में, या हिंदी के लिए, या हिंदी में लिखी हुई सिर्फ, आप सभी से हम सुनना चाहेंगे। मैं शुरुआत विवेक सर से ही करूंगी कि सर आप एक अपनी रचना रखें। कुछ दोहे रखता हूं मैं। स्वागत। वर्षा जी से प्रभावित हूं उनकी बातों से मैं। आखिर ना छोटा बड़ा, सब हैं एक समान, समदृष्टि से देखती हिंदी बड़ी महान। कैपिटल स्मॉल कुछ नहीं है। हम ही माने कम उसे, जग को पूरा ज्ञान। हम ही माने कम उसे, जग को पूरा ज्ञान। कंप्यूटर के भाव भी करते उसका मान। थामे शब्द समूह को रेखा उन पर एक। ये सिर्फ हिंदी में ही है। थामे शब्द समूह को रेखा उन पर एक, अर्थ कभी ना हो सके अनर्थ एकाएक। और माथे पर बिंदी सजे धरे सुहागन रूप। माथे पर बिंदी सजे धरे सुहागन रूप, अर्धचंद्र के रूप में आंचल है अनुरूप। आज हमारे देश में हो इसका अपमान। आज हमारे देश में हो इसका अपमान। अंग्रेजी का बोलना लगता कुछ को शान। और आखिरी दोहा, शासन को अब चाहिए ले इसका संज्ञान। शासन को अब चाहिए ले इसका संज्ञान। बने देश की रीढ़ ये हो इसका गुणगान। बने देश की रीढ़ ये हो इसका गुणगान। धन्यवाद। तो जैसा कि विवेक सर ने समर्थन दिया था, सहज शब्द और सुगम हो, जो सबको समझ में आ जाए, तो अपने आसान शब्दों में इतनी बड़ी बात कि हिंदी का क्या महत्व रहा और क्या हम कर रहे हैं और क्या स्थान उसको देना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, सारा हमारी जो परिचर्चा है उसका निचोड़ विवेक सर ने अपने दोहों के माध्यम से हमारे सामने में रखा। तो आइए अब ऋषि सर के साथ पास चलते हैं, उनकी एक रचना सुनते हैं। स्वागत है ऋषि सर, आप। धन्यवाद। मेरी काफी पुरानी कविता है जो कॉलेज के दौरान देखा कि भौतिकता की ओर कैसे भाग रहे हैं, क्योंकि अपने ही इर्द गिर्द देख रहा था भौतिकता की तरफ जो आकर्षण था लोगों का, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव था जो मेरी कविता में उभरा। वह जा रहा है, वह जा रहा है खालों वाले देश की तरफ। वह जा रहा है खालों वाले देश की तरफ, अकेला नहीं साथ मैं भी हूँ। वह जा रहा है खालों वाले देश की तरफ, अकेला नहीं साथ मैं भी हूँ। लेकिन इंद्रधनुषी पथ नहीं, वक्र पगडंडियों पर चलते हुए मेरे आगे आगे राह चलते सांसों का झुनझुना बजाते रहना उनकी आदत है, और आदत के खिलाफ अक्सर उंगली चटकाना। जब बबूल के नीचे खड़े हुए हम दोनों, तब याद आया उसे संकल्प का वसीयतनामा जो छोड़ आया था मोह ताकती औलाद की नीरी आंखों में। उसने लौटना चाहा तो पगडंडी वह पगडंडी ना रही, ना अतीत वह अतीत ही रहा, ना औलाद वह औलाद। फिर उसने अफीम का नशा ज्ञान तंतुओं में गहरी उतारा और खालों के देश में तलाशने लगा अपनी पहचान। पहचान खोजते हुए वह अकेला नहीं साथ मैं भी हूँ, साथ मैं भी हूँ। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। जी, अपने भाव को अपने जो व्यक्त किया है उसका, और भौतिकता के दौर, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो रहा है, और सोचने का विषय भी है ये। आइए और सुनते हैं वर्षा जी के मुख से उनके दोहे, क्योंकि वो दोहे में ही सब कुछ कहती हैं। तो उनके दोहों सुनते हैं, उनके भाव को। जो भाव तो और उनके विचार तो झलक गए हैं, उनके जो भी अभिव्यक्ति उन्होंने दी, जो प्रश्नों के उत्तर दिए।
पर हम अब उनकी सुनेंगे। स्वागत है वर्षा का मंच पर। मैं एक बात कहना चाहूंगा, वर्षा जी के दोहों का मैं एक प्रशंसक हूं। इनके दोहे मैंने सुने हैं, बहुत सरल और प्रभावशाली दोहे होते हैं इनके। जी आइए। जी वर्षा। मेरे लिए आशीर्वाद है कि विवेक कविश्वर सर मेरे दोहों पर इतना मान दे रहे हैं, ये मेरे लिए आशीर्वाद है। सबसे पहले एक दो माहिए रखती हूँ, उसके बाद दोहे रखती हूँ। पंक्तियां देखिएगा। हिंदी न भुलानी है, हिंदी न भुलानी है, हिंदी संस्कृति है, पुरखों की वाणी है। हिंदी संस्कृति है, पुरखों की वाणी है, और हिंदी पर गर्व करें, हिंदी पर गर्व करें, हिंदी भाषा के मिलकर संताप हरे, हिंदी भाषा के मिलकर संताप हरे। और कुछ दोहे देखिएगा। अलंकार रस छंद में, हिंदी पर ही बोलूंगी आज में, अलंकार रस छंद में कविगण गाए गीत, अलंकार रस छंद में कविगण गाए गीत, भाव छिपा हर गीत में हिंदी की हो जीत, भाव छिपा हर गीत में हिंदी की हो जीत। बहुत सुंदर। हिंदी भाषा मान लो, क्योंकि हम तो बचपन से पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ रहे हैं। हिंदी भाषा मान लो एक विरासत अंग, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़े हम हिंदी के संग, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़े हम हिंदी के संग। जिंदाबाद। हिंदी की करे दुर्गति, हिंदी की करे दुर्गति कैसे निखरे रूप, हिंदी की करे दुर्गति कैसे निखरे रूप, एक बार जब साल में दिखा रहे हैं धूप, एक बार जब साल में दिखा रहे हैं धूप। और अंतिम दोहा आपके सामने रखी, क्योंकि मुझे पता है समय की भी अपनी एक सीमा है। देखिएगा। हिंदी के दुख दर्द सब ऐसे होंगे दूर, हिंदी के दुख दर्द सब ऐसे होंगे दूर, घर घर में जब सब पढ़े तुलसी मीरा सूर, घर घर में जब सब पढ़े तुलसी मीरा सूर। ये मेरा बहुत ही पसंदीदा दोहा है, हर जगह पढ़ने वाला। धन्यवाद। बहुत सुंदर दोहा है, बहुत सुंदर। और बिल्कुल जैसा आप कह रहे थे कि क्लिष्टता नहीं, सहज सुगम और बहुत आसान शब्दों में बातें रखी जा सकती हैं, ये उदाहरण है। और ये जितने भी प्रकाशक हैं ना, वो जरूर पछताने वाले हैं जिन्होंने आपको मना किया है कि आपकी कविताएं, जिसने गागर में सागर को छोड़ दिया, एक दिन तो पछताना ही पड़ेगा। और मैं आप लोगों से प्रेरित होकर अपने आप को आमंत्रित करके अपने शब्द कुछ रखना चाहती हूँ के लिए। मैं यही कह रहा था। जी। और बिल्कुल मैं वैसे वर्षा जी बता दूं, आप बहुत देर से बता रहे थे कि अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए। मैं पिछले 28 सालों से अंग्रेजी की अध्यापिका हूँ, मुझे पता आप सब ने जो ये बातें कही वो मेरे को पता है कि ये सब चीजें होती हैं। मैं क्योंकि एक प्राइवेट स्कूल में हूँ तो वहां पे इंग्लिश कंपलसरी होती है, और पर बच्चों को ये पता है कि कैंपस लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन उससे बाहर जब वो मिलते हैं तो वो हिंदी में ही बात करें, या जहां वो सब। उसके कारण बहुत सारे, मैंने बार बार इस बात पे जोर डाला कि उद्देश्य अगर आप जब तक नहीं देंगे, मुझे ध्यान है कि मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से एक बार एक रखा गया कार्यक्रम, क्योंकि मैं हिंदी का संचालन भी करती हूँ, तो मुझे विद्यालय की तरफ से भी उसमें कहा गया कि पहले तो उन्होंने समझा कि शायद अंग्रेजी में होगा तो इनको दिया जाए, तब बोला गया कि नहीं ये तो शुद्ध हिंदी में होना है, क्योंकि वो हिंदी के प्रचार में ही आए हुए थे। तो मुझे ही कहा गया कि नहीं हिंदी में भी कर लेंगे, तो मैंने पूरा संचालन उनका किया हिंदी में, और एक शब्द सिर्फ आया ब्रेक लेने का, तो मैं उसका शब्द नहीं ढूंढ पाई थी, तो अंतराल होता है वो मुझे उनसे पूछना पड़ा, बाकी सभी मैंने रखा। तो उस समय मैंने ये बात रखी थी, और मुझे अभी तक मैं ये कहती हूँ कि भाषा से वैर नहीं है हमें कहीं पे। मुझे अंग्रेजी ने रोटी दी तो मैं अंग्रेजी भाषा पढ़ा रही हूँ, लेकिन भाषा का सम्मान करना और भाषा का प्रयोग करना वो अलग अलग है।
और मैं जब इतने सालों से अंग्रेजी, मुझे कई बच्चों को ये नहीं पता कि मुझे हिंदी आती है, क्योंकि मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाती, वो कंपल्शन है हमारे लिए, जरूरी है हमें पढ़ाना किसी भी भाषा के लिए। खैर ये अलग विषय है कि कैसे पढ़ाना चाहिए क्या चीज। तो वो भाषा का मान आपको रखना और अपनी भाषा का मान रखना, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मुझे और मेरी मातृभाषा मैथिली है। अगर मैं उस दृष्टिकोण से बताऊं आपको, तो मेरी मातृभाषा मैथिली है। मैं मैथिली में भी कविताएं लिखती हूँ, हिंदी में लिखती हूँ। मैं हिंदी में जोनल लेवल तक कविताओं में ही रही। बेशक से मैंने इंग्लिश को पढ़ाया, क्योंकि मैंने पहले से कहा कि उद्देश्य वही था, रोजी रोटी वहीं पे थी। तो ये अपना भरण पोषण करने के लिए जो माध्यम अपनाना पड़ा वो अपनाया, लेकिन हिंदी का सम्मान कभी नहीं। तो मेरा विचार हिंदी के लिए जो है वो मैं इस माध्यम से रखती हूँ। छोटी सी कविता है, आपके सामने है। शीर्षक है मैं हिंदी हूँ। मैं हिंदी अपने ही पालकों के हाथ सधी हूँ। मैं हिंदी हूँ। मैं हिंदी हूँ, अपने ही पालकों के हाथ सधी हूँ। मैं हिंदी हूँ, गंगा की धारा सी निश्चल, यमुना की लहरों की कलकल। गंगा की धारा सी निश्चल, यमुना की लहरों की कलकल। हिमालय की चोटी से ऊंची मेरी शान, हिमालय की चोटी से ऊंची मेरी शान है। क्योंकि वेदों के स्तंभ पर पुराणों के बांस का मेरा मकान है। क्योंकि वेदों के स्तंभ पर पुराणों के बांस का मेरा मकान है। मैं हिंदी हूँ। शब्दों के इस शहर में, शब्दों के नए शहर में, इस बदलते पहर में, इस बदलते पहर में वह ऊंची ऊंची इमारतें एकटक मुझे देखती, वह ऊंची ऊंची इमारतें एकटक मुझे देखती कि कब वक्त की आंधी आए और ढह जाए मचान मेरा, कि कब वक्त की आंधी आए और ढह जाए मचान मेरा। खड़ी हो कोई और इमारत, खड़ी हो कोई और इमारत, नई नवेली रंग बिरंगी, बिना नींव की हिलती डूबती। नई नवेली रंग बिरंगी, बिना नींव की हिलती ढहती, और मलबा बनकर रह जाए जिसके तले मचान में रहे, और मलबा बन के रह जाए जिसके तले मचान मेरा। पर होशियार, होशियार हवाओं, इस क्षीण से बांस के मचान तले, इस क्षीण से बांस के मचान तले मेरे संस्कृति की चट्टान है, मेरे संस्कृति की चट्टान है। टूट जाओगे, बिखर जाओगे, टूट जाओगे ओ हवाओं, टूट जाओगे, बिखर जाओगे। मेरी जयंती मनाने वालों, मुझे मृत ना समझ, मेरी जयंती मनाने वालों, मुझे मृत ना समझ। मैं तेरी आत्मा हूँ, मैं तेरी आत्मा हूँ और अमर हूँ, अजर हूँ। मैं तेरी आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ, अजर हूँ। मैं हिंदी हूँ, हिंदी हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मेरा यही मानना है कि आइए हम सभी अपना अपना योगदान, एक साहित्यकार के रूप में, एक वाचक के रूप में, एक हिंदी ज्ञाता के रूप में, एक हिंदी भाषी के रूप में अपना अपना योगदान देते रहें, सकारात्मक पहलू रखते रहें। और बिल्कुल मैं एक बार फिर से दोहराऊंगी, बहुत अच्छी बात रखी थी वर्षा जी ने कि जो हिंदी भाषी हैं पहले वो तो सशक्त हो जाए। तो पूरी दुनिया पहले ही मानने को तैयार है, वो इंतजार कर रही है हमारे उस पल का जब हम अपने हाथ में वो झंडा लेके चलेंगे और उसका मान बढ़ा के चलेंगे, तो वो तो हमारे साथ में आने को तैयार ही है। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र, और बहुत जल्द हम उसको सम्मान पहले दे सके। राष्ट्रभाषा का एक कागजी तौर पे दर्जा मिले ना मिले, लेकिन हमारे दिल में वो स्थान अगर मिल जाएगा तो वो राष्ट्रभाषा बनते हुए देर नहीं लगेगी। तो आज की परिचर्चा का हम यही निचोड़ मान के चलते हैं कि हम सारे साहित्यकार, रचनाकार या वक्ता या हिंदी भाषी अपने हिंदी के लिए वो योगदान अपना देते रहे, उसके लिए उसकी शुद्धता का भी ध्यान रखें, उसे जनमानस की मनस पटल पर भी लेकर जाएं।
और ये जरूर देखते रहें कि उसका स्तर ना गिरे और सभी सकारात्मकता के साथ में बढ़े। तो एक दिन अवश्य ही सिर्फ हिंदी दिवस नहीं हम मनाएंगे, हम सारे दिन हिंदी के नाम पर लेंगे। इसी बात के साथ लेते हैं और आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं मंच का, एसटीएम की पूरी टीम का, शिवम जी का, रिंकी सोनी जी का, सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि हमें ऐसा मौका दिया जाता है कि हम अपनी अभिव्यक्ति दे सकें, अपने शब्दों को रख सकें, ज्ञान ले सकें आप सभी से और हिंदी की बात कर सकें। बहुत बहुत आभार आप सभी को अपना समय देने के लिए और अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए। प्रणाम। धन्यवाद। कभी कभी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को।